नमस्कार। अब 8 क्षेत्रों के राजा जो एकत्रित हुए थे श्रीनगर में, वह राज्य अतिथि होने का भरपूर आनंद लेते हैं और जब समय आता है उनके वापस जाने का, तो यहाँ पे राजा कलसा जो है वह कंदरापा नियुक्ति का सोचते हैं। कंदरापा एक ऐसा पद था जो सीमावर्ती क्षेत्र में एक मुखिया के रूप में होता है, जिसके अधीन पूरा सीमावर्ती क्षेत्र होता है। कई मुख्य लोगों से संपर्क करके जब वह मना कर देते हैं उस पद के लिए, तब उनको अपने भ्राता कलसा पर निर्भर होना पड़ता है और उनको नियुक्त करते हैं। राजकुमार हर्षा अपने गुणों से लोगों का दिल जीतते हैं। उनके गुण जो होते हैं वह कवि के रूप में होता है, रानी के रूप में, और कई क्षेत्रों में या कई स्थानों पर वह राजा का गुणगान गायन करके भी करते हैं। मतलब राजा के उपलक्ष्य में अच्छे गीत गाते हैं। राजा को भी पता होता है, एक सभागृह में राजा का गीत गाकर राजा खुद ही उस सभा को छोड़ देते हैं। उनको उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन बाद में उनको इनाम भी दिया जाता है उसके लिए। पर ऐसे ही एक दिन एक सभागृह में बैठकर राजा के सेवक, मतलब कलसा के सेवक विसावटा होते हैं, जो कि हर्षा को प्रोत्साहित करते हैं कुछ गलत कृत्य करने के लिए, और कहते हैं हर्षा से, आप राज्य शासन कीजिए राजा को मारकर। इस पर हर्षा क्रोधित होते हैं और वहीं पर उनको डांट फटकार लगा देते हैं। लेकिन बगल में बैठे एक वरिष्ठ मंत्री धमाटा होते हैं। धमाटा जो है वह हर्षा से बोलते हैं कि विसावटा ने कुछ गलत नहीं बोला। अब उनके मन में ये बात ग्रहण कर गई। हो सकता है ये षड्यंत्र पूर्वक धमाटा और विसावटा और बाकी लोगों के बीच में था कि विसावटा अति प्रोत्साहित होते हैं और वह हर्षा के भवन में जाकर उनको और उकसाते भी है इस कार्य के लिए। एक दिन ऐसा होता है कि हर्षा से बर्दाश्त नहीं होता है और वह ज़ोर का एक थप्पड़ जड़ देते हैं विसावटा के चेहरे पर। इससे उनके नाक से खून निकलने लगता है। जैसे ही खून निकलता है, हर्षा थोड़े से दया भाव में आ जाते हैं और अपने सेवकों को बोलते हैं कि इनका ये खून साफ किया जाए। इससे विसावटा को प्रोत्साहन मिलता है। फिर एक मंडली बनती है इन सब के बीच में, और कुछ भाड़े के या किराए के टट्टू खरीदे जाते हैं या लाए जाते हैं, जिनको राजमहल में नियुक्त किया जाता है राजा के करीब आने के लिए, ताकि इस कार्य को अंजाम दिया जाए। तो एक दिन जब ये कार्य नज़दीकी की ओर आ रहा होता है, विसावटा उस वक्त उस क्षण में घबरा जाते हैं और वह मन बना लेते हैं कि वह राजा को बोल देंगे। इस बात का पता हर्षा को पता चल जाता है और हर्षा भी विचलित हो जाते हैं। इधर जो राजा कलसा होते हैं वह दिन के भोजन की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं हर्षा के लिए, पर हर्षा नहीं आते हैं। कई संदेश भेजने के बाद भी जब हर्षा उपस्थित नहीं होते हैं, बाद में उनको ज्ञात होता है कि ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है। तो वह उनको निर्देश देते हैं अपने समक्ष पेश होने का। जब वह आते हैं तो वह कहते हैं अपने पुत्र से, राजकुमार, हमने आपको बहुत स्नेह दिया और एक पिता का जो पुत्र के प्रति मोह है उसमें हमारी कोई कमी नहीं रही, आप भी जानते हो। और आपके दादाजी का जो कोष भंडार था उस पर हमने हाथ भी नहीं लगाया है, वह अभी भी सुरक्षित है आपके लिए, और आप ऐसा सोचते थे हमारे बारे में। तो राजकुमार कोई उत्तर नहीं देते हैं और फिर वह सोचते हैं कि वह प्रस्थान करेंगे अपने भवन में, लेकिन प्रस्थान करने से पहले वह पिता से कहते हैं, राजन, आपको कुछ क्षणों में या कुछ दिनों में मैं सत्यता ज़रूर बोलूँगा। ये कहते हुए वह अपने भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा अपना माथा अपने हाथों से पकड़ते हैं और कहते हैं, इनको नज़र बंद किया जाए, और हाँ,
निर्देश देते हैं सुरक्षा कर्मियों को, कोई इनका वध ना करे, अगर इनका वध हुआ तो हम भी अपने सर को धड़ से अलग कर देंगे। तो सुरक्षाकर्मी सचेत होते हैं और वह उनको सुरक्षा के घेरे में उनको नज़रबंद करते हैं उन्हीं के महल में। रानी भुवनामती संभवतः हर्षा की माताश्री और राजा के बीच में एक संधि हो जाती है शांति प्रस्ताव का, और उनको शांतिपूर्वक तरीके से नज़रबंद किया जाता है। हाँ, राजा ये भी निर्देश देते हैं कि उनको शाही भोजन दिया जाए, उसमें कोई कमी ना हो। और साथ में प्रयागा एक सेवक होते हैं, उनको भी नियुक्त करते हैं, वे पहले से ही सेवक होते हैं हर्षा के। तो ये संधि होने के बाद फिर भुवनामती अपना गला रेत कर अपने प्राण दे देती है। शायद उनसे बेटे का ये दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। इधर अब समय जब करवट लेता तो क्या होता है, जो हर्षा की धर्मपत्नी होती है सुघाला, एक राजा की बेटी होती है, वह पाला बदल देती है, और वह भी गलत पाला, और वह राजा कलसा को मोहित करती है, और राजा कलसा उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। और फिर जैसे ही वह शासन पर थोड़ा सा अपना नियंत्रण बनाती है, तो वह बावर्ची खाने में जाकर दो जो मुख्य बावर्ची होते हैं उनको अपने पाले में लाती है, और भोजन में विष मिलाने को कहती है, जो कि हर्षा को परोसा जाए। वह हर्षा को मिटाना चाहती है, शायद सिर्फ शासन की शक्ति के लिए। तो एक बावर्ची जो उसमें होते हैं वह ये बात प्रयागा को सूचित कर देते हैं, और उस दिन प्रयागा हर्षा को मना कर देते हैं भोजन लेने से। और वो भोजन जब उनके पालतू कुत्तों को परोसा जाता है, वह दोनों पालतू कुत्ते मर जाते हैं। प्रयागा ये देखकर विचलित होते हैं, और हर्षा तो भयभीत होते हैं। फिर कई दिनों तक हर्षा भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और राजा को जब ज्ञात होता है तो वह दोनों बावर्चियों, मुख्य बावर्चियों को पद से हटा देते हैं, नई नियुक्ति करते हैं और निवेदन करते हैं भोजन लेने के लिए। इस बीच जितना भी भोजन वो लेते हैं वह प्रयागा के कहने पे ही लेते हैं। इस कृत्य से राजन थोड़े से पसोपेश में पड़ जाते हैं, वह निर्बल भी महसूस करते हैं खुद को, और उनकी जो भोग करने की क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है, और उनमें एक स्वयं में निर्बलता महसूस होती है या जागृत होती है। तो वह मन बना लेते हैं शासन त्यागने का, और चाहते हैं कि मार्तंड जाकर रहे। लेकिन उससे पहले वह अपने मंत्रियों के समूह को संबोधित करते हैं और अपना ये मन प्रकट करते हैं, और उसमें कहते हैं कि हर्षा को हम राज अभिषेक के लिए तैयार करें। लेकिन ये गण इसका घोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि आप इस बेटे को अपना राज अभिषेक होने के लायक मत समझिए। लोहारा क्षेत्र के जो राज्य शासन संभालते हैं उत्कर्षा, उनको ये दायित्व देते हैं। राजन की वह कुछ नहीं मानते हैं। राजन उनके सामने सहारा महसूस करते हैं और मान जाते हैं, पर एक निवेदन करते हैं कि उत्कर्षा के शासन से पहले हम हर्षा को कुछ अच्छी मुद्रा देकर उनको देश से बाहर कर दे, मतलब कश्मीर से बाहर कर दे। वह चाहते हैं कि हर्षा सुरक्षित रहे, पर मंत्रीगण नहीं मानते हैं। उनके मन में कुछ और होता है, और उनके पहरे में जितने भी पहरेदार होते हैं उनकी बदली कराकर वह लोहारा के जो वफादार पहरेदार ठाकुर होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, मतलब पूरा जाल बिछाते हैं, और यहाँ राजा मार्तंड की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात राजा की मृत्यु हो जाती है। उत्कर्षा के राज अभिषेक की तैयारियां जोरों पर होती है, और हर्षा को समाचार मिलता उनके पापा के मृत्यु का। तो उस दिन वह उपवास रख लेते हैं
और जब उत्कर्षा शासन संभालते हैं तो वह उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपके शासन के बीच में नहीं आएंगे, आप हमें कुछ मुद्रा देकर हमारे कश्मीर से जाने का प्रबंध करें। उत्कर्षा बड़े चतुर होते हैं, वह इस प्रस्ताव को अपने दूतों के ज़रिए मान लेते हैं, उनको संदेशा भेज देते हैं। पर ऐसे दिनों दिन बीत जाते हैं, 1-2 महीने भी बीत जाते हैं। तो इतने में हर्षा को समझ में आता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब उनने अपना जो संपर्क है ठाकुरों के साथ में, जो उनके पहरेदार होते हैं, उनसे साधने में लगाते हैं। हर्षा के एक सौतेले भाई होते हैं जिनका नाम होता है विजयमला। विजयमला जो है वह भी उत्कर्षा से तंग आकर वह चाहते हैं कि वह दूसरे प्रांत में जाए, और जैसे वह प्रस्थान करते हैं लवोंस्ता में, वह रात्रि वहीं पे उनसे कुछ सैनिक और कुछ विशिष्ट लोग उनसे मिलते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि आप हर्षा को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें हर्षा को कारागार से निकालना चाहिए। और जनमानस भी इनके साथ में आ जाता है, और जैसे जैसे ये प्रोत्साहित होते हैं जनमानस और बढ़ने लगता है, तो इनका मन बनता है ये श्रीनगर की ओर कूच करते हैं, और रास्ते में भी जनमानस इनके साथ जुड़ जाता है, अतिबल मिलता है। इधर उत्कर्षा भयभीत होते हैं और ये तबाही मचाना आरंभ करते हैं, और इनका भयानक रूप देखकर उत्कर्षा तो कुछ पल के लिए डर जाते हैं साथियों। फिर एक संदेश आता है कि हर्षा को मौत के घाट उतार चुके हैं। तो विजयमला मन बना लेते हैं कि राजमहल को अग्नि के हवाले किया जाए। इससे भयभीत होकर सुगला जो होती है उसके हाथ से जो उत्कर्षा है वह हर्षा की एक अंगूठी दे देते हैं उनके हाथ में, और ये विजयमला के क्षेत्र में जाकर वह अंगूठी दिखाती है और कहती है कि आपके भ्राता अभी जीवित है और उन्हें कारागार से निकाला भी जाएगा। और यहाँ पे वह उनको छोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं और छूट भी जाते हैं। जैसे ही हर्षा अपने भ्राता विजयमला से मिलते हैं, दोनों के बीच में स्नेह की गंगा बहने लगती है, और एक दूसरे के गले लगकर प्यार करके जब वह विचार विमर्श करने लगते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें अब कश्मीर छोड़ना चाहिए। पर कुछ सैनिकों का कहना होता है हर्षा सिंहासन संभाले, पर हर्षा इसके लिए अभी तैयार नहीं थे। हर्षा ये कहकर राजमहल की ओर जाते अच्छी सैनिक टुकड़ी लेकर कि मैं राजा उत्कर्षा से संधि प्रस्ताव कर लूँगा और हम कश्मीर छोड़ देंगे। जैसे वह राजद्वार पर पहुँचते हैं, वहाँ पे एक वरिष्ठ मंत्री विजय सिम्हा होते हैं। विजय सिम्हा उनको रोककर कहते हैं, राजकुमार, वो जो शाही शासन है वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और आप 2 बार मृत्यु के मुख से निकल चुके हो और आप वापस मृत्यु के मुख में जाना चाहते हो। उस राज सिंहासन की ओर देखिए, शाही शासन की ओर देखिए, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाइए, आप अपना दायित्व लीजिए। उनका मन उस वक्त इस बात के लिए स्वीकृति देता है और वह तुरंत उस शाही सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और न जाने कहाँ से जनमानस का एक सैलाब आता है, एक बाढ़ सी आ जाती है और कि जय जयकार होने लगती है। उत्कर्षा घबरा जाते हैं और सैनिकों की टोली भी इनके पक्ष में होती है, बहुत ही कम सैनिक उत्कर्षा के पक्ष में होती है। विजय सिम्हा निर्देश देते हैं कि उत्कर्षा को नज़रबंद किया जाए और आदेश का पालन होता है। हर्षा राजा बन जाते हैं। अब राजा बनते ही विजयमला का दायित्व और बढ़ता है। वह सलाहकार की भूमिका और नियुक्तियों की भूमिका में भी आते हैं। वह हर पल में अपने भ्राता के साथ में होते हैं, और यहाँ पे नियुक्ति का जब ये सिलसिला चलता है, चक्र वापस से घूम जाता है, चक्र वहीं वापस आ जाता है। हाँ,
कहा, जो चक्र हर्षा ने अपने पिता के लिए बुना होता है, वही चक्र कुछ मतलबी या प्रलोभी मंत्री और सेवक विजयमला को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं और विजयमला तैयार भी हो जाते हैं। एक दिन हर्षा को इसकी भनक लगती है, तो इस षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए वह अपने सैनिकों को सतर्क करते हैं। विजयमला को भी भनक लगती है और वह कुछ सैनिक टुकड़ियों के साथ में निकल जाते हैं राजमहल से और वह युद्ध की तैयारी में जुटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सैनिक, राजमहल के सैनिक उनका पीछा करते हैं और प्रकृति का भी प्रकोप देखिए, उसी वक्त मूसलाधार वर्षा होती है जो कि इनके लिए भय उत्पन्न करती है और किसी तरह वह सिंध नदी को तैरते हुए क्रॉस करते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में होती है, कुछ सैनिक भी होते हैं, पर यहाँ राजमहल के सैनिक उनका पीछा करते हुए वह भी तैर जाते हैं सिंध नदी को उस तूफान में और वह तीरों की बौछार से विजयमला की जीवन गाथा को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं कि आगे हर्षा के साथ क्या होता है और कैसे शासन चलता है कश्मीर में। आपसे निवेदन है, ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये घर घर कहानियाँ पहुँचाइए। ये दुर्लभ कहानियाँ हैं, रंगनी से ली गई हुई। पुनः मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।